हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। So Nelson Mandela Long Walk to Freedom is written by none other than Nelson Mandela। ये चैप्टर जो है ये नेल्सन मंडेला की अपनी बुक से लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम से ही लिया हुआ है। सो इसके राइटर जो हैं वो खुद नेल्सन मंडेला ही है क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया हुआ है। नेल्सन मंडेला का फुल नाम क्या है? नेल्सन मंडेला का फुल नाम है नेल्सन रोली लाहला मंडेला। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है एक डेफिनेशन से। बिकॉज हम सोशल साइंस का नहीं इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने हमें बताया है कि व्हाट इज एपार्थीट। एपार्थीट सिस्टम क्या होता है? आपने अपने क्लास 10 में 9 में सोशल में जरूर पढ़ा होगा व्हाट इज एपार्थीट सिस्टम। सो एपार्थीड जो सिस्टम है ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को लोगों से अलग करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस क्या होता है? ऑन द बेस ऑफ कलर। सो आपको बेसिकली इन थ्री जो कंट्रीज नीचे दी हुई है आपको बताना है कि मोस्ट रिसेंटली किसमें एपार्थीड सिस्टम देखा गया था। वो देखा गया था साउथ अफ्रीका में से। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? हमसे पूछा गया कि क्या हमने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है, उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना है, और उन्होंने अपना लाइफ टाइम जो है अपना पूरा जो जिंदगी है वो किसके अगेंस्ट, वो पूरा का पूरा जिंदगी जो है वो एपार्थीट के अगेंस्ट ही लड़ाई में निकाल दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। सो टोटल उन्हें जेल में 30 साल बिताने पड़े इसी एपार्थीट की लड़ाई के लिए। बट फाइनली उनकी जीत होती है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं, और मंडेला जो है उस टाइम पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। स्पेशली ब्लैक प्रेसिडेंट मेंशन क्यों किया है? क्योंकि उससे पहले ब्लैक्स को ये सब चीजें अलाउड ही नहीं थी। वहां पे सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी थी, यानी हर चीज जो है वो वाइट्स की चलती थी, ब्लैक्स को कुछ भी चीज अलाउड नहीं थी। सो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जैसे ये मेंशन है कि ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला बात करते हैं उस हिस्टोरिकल ओकेजन की, यानी वो दिन की जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने थे, यानी उस इवेंट की जिसका नाम है द इनॉग्रेशन। सो कैन यू गेस कि व्हाट ओकेजन माइट बी? कैन यू गेस कि न्यूज जो है उसके हिसाब से 10th में 1994 के हिसाब से क्या थी? नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो नेल्सन मंडेला क्या बन गए हैं? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं फॉर मोर देन आफ्टर मोर देन 300 years of white rule। सो जब नेल्सन मंडेला बने थे प्रेसिडेंट उससे पहले 300 साल तक सिर्फ और सिर्फ किसका राज चलता था? सिर्फ और सिर्फ वाइट्स का राज चलता था। सो मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आपको पता होगा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इट इज कंपलसरी कि अगर आपको जीतना है तो आपको मेजोरिटी वोट चाहिए होंगे। सो यहाँ पे जो मेजोरिटी वोट्स हैं वो किसके फेवर में थे? इन्हीं के फेवर में थे। सो इन्होंने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400, जो कि क्लियर मेजोरिटी थी। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जिसमें एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर। उस टाइम पे यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुई थी जो आज की डेट में कहाँ है? प्रेटोरिया में है। उस टाइम बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे, डिग्निटरीज आए थे, कम से कम 140 देश के लोग आए थे, उससे ज्यादा। और ये क्या है? ये अपने आप में अचीवमेंट है क्योंकि इतने साल बाद ये हुआ था तो 140 से भी ज्यादा देश के पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े डिग्निटरीज उस चीज को विटनेस करने आए थे, उस चीज को देखने आए थे। ये जो कोटेड लाइन हमें दी हुई है, जो कोटेशन में लाइन दी हुई है, ये उनकी एग्जैक्ट वो लाइन है नेल्सन मंडेला की, जो उस दिन उन्होंने अपने स्पीच में बोली थी। उन्होंने बोला था, नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another। so मेरे इस beautiful land पे, यहाँ पे beautiful land कौन सा है? यहाँ पे beautiful land है साउथ अफ्रीका। यानी मेरे साउथ अफ्रीका में इस ब्यूटीफुल से लैंड में
आज के बाद, नेवर मीन्स आज के बाद कभी भी कोई किसी से ऑप्रेस नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं होगा का मतलब क्या है कि कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी पे किसी तरीके का दबाव नहीं डालेगा, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks. अब बहुत ब्यूटीफुल सीन्स थे, वहां पे ब्लैक्स थे, ऑफ कोर्स उनकी तो जीत हुई थी, वाइट्स थे और कलर्ड थे। जब कोई कलर्ड बोले, यहाँ पे कलर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे कलर्ड का मतलब है अलग अलग देशों के लोग। More than 1 million South African men, women and children of all races मतलब हर कलर के कम से कम 1 मिलियन आदमी, औरत और बच्चे जो हैं एक साथ गा रहे थे, डांस कर रहे थे इन द हैप्पीनेस। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, हमें कॉलम ए को कॉलम बी के एक्सप्रेशन से मैच करना है। नंबर 1 इज अ रेनबो गैदरिंग। एज आई टोल्ड यू, जैसे कलर्ड है, रेनबो गैदरिंग भी क्या होता है? रेनबो गैदरिंग भी होता है एक ऐसी गैदरिंग, ये इसमें मैं नंबर 1 यहाँ पे लिख देती हूँ कि अलग अलग जब लोग आते हैं, वेरियस पीपल आते हैं, तो अलग कलर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी लाल होगा, लेकिन अलग अलग कंट्री को अलग अलग कलर से यानी अलग अलग स्किन टोन से रिप्रेजेंट किया है, तो बोला है कि रेनबो पीपल। रेनबो गैदरिंग मींस अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग। देन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट की सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। नेक्स्ट, बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। कोई ओवरवेल्म हो जाता है, बहुत भावुक हो जाता है उस हिस्ट्री से। कौन सी हिस्ट्री से? जो लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, कैसे? तो ये क्या है? एक डीपली इमोशन होना है कि पास्ट इवेंट में क्या हुआ, कैसे कैसे किसने क्या सैक्रिफाइस किया, कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ। सो वो बहुत ओवरवेल्म है अपनी हिस्ट्री से। resilience that defies the imagination। यानी resilience मतलब क्या होता है? ऐसी अपने अंदर एबिलिटी दिखाना जो आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर हो, ऐसा करेज दिखाना। अ ग्रेट एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो अनइमेजिनेबल है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे आप करेज दिखाते हैं, कैसे आप गुडनेस दिखाते हैं, चाहे चाहे आपको कितना भी सफर करना पड़े, चाहे आपके ऊपर कितना भी अत्याचार हो। नेक्स्ट इज अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर मीन्स एक छोटी सी ग्लिमर। तो यहाँ पे क्या है? छोटा सा साइन कि इंसानियत जो है वो अभी भी है। द लास्ट इज द ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस। ट्वाइलाइट मीन्स अ हाफ सीक्रेट लाइफ, जहाँ पे देयर इज अ लाइफ विच इज लिव्ड इन फेडिंग लाइट। सो वो लाइट और सनसेट और डार्कनेस के बीच का थोड़ा सा जो टाइम होता है उसको ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस बोलते हैं। Now let us start the chapter. 10th May dawned bright and clear. Dawn means सुबह. So 10th May की जो सुबह हुई वो बहुत bright और clear हुई. For the past few days I, यहाँ पे I है नेल्सन मंडेला. For the past few days I have been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So वो बोल रहा है कि कुछ दिनों से मेरे आस पास जो है, besieged means surrounded, मेरे आस पास सिर्फ डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स हैं जो रिस्पेक्ट देने आए हैं मुझे, जो मेरा सम्मान करने आए हैं बिफोर द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। अब तक की साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी इस इनॉग्रेशन पे। आज से पहले साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे, साउथ अफ्रीका के लैंड पे इससे बड़ी गैदरिंग नहीं हुई होगी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. As ये शुरू में ही मेंशन किया था कि सेरेमनी जो है उस दिन कहाँ हुई थी? एम्पी थिएटर में हुई थी, जो किसने बनाई थी? यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाई थी, और जो कहाँ थी? प्रेटोरिया में। For decades, this has been the seats of white supremacy. So सालों से ये जो जगह है एम्पी थिएटर, ये किसका राज था? व्हाइट्स का। व्हाइट सुप्रीमेसी यानी सिर्फ व्हाइट्स का। Now it was a site of rainbow gathering. अब ये रेनबो गैदरिंग कैसे हो गया? As I told you, रेनबो गैदरिंग क्या है? रेनबो गैदरिंग मीन्स अलग अलग कलर के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग रेस के लोग आज यहाँ पे गैदर हैं। नहीं तो इससे पहले आप कभी एम्पी थिएटर आते तो आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट्स मिलते, और वाइट्स के अलावा कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की पहली, अब जो है
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो ये पहला इलेक्शन हुआ था, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और नॉन रेशियल थी। नॉन रेशियल मीन्स ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसका कलर में कोई भेदभाव नहीं था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, नाउ ये क्वेश्चन जो है ये कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे 10 मई को ऑटम डे बोला है। इसके दो मतलब हैं। बेसिकली एक फिलोसफिकल मतलब इसका ये है कि आप 10 मई को ऑटम डे क्यों बोल रहे हो भाई। नंबर वन, कि वहां पे देखो ऑटम क्या होता है। ऑटम इज बेसिकली जब पत्ते झड़ जाते हैं और नई लीव्स आती है। हमें तो ऑटम के बारे में यही पता है, राइट। सो ऑटम यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि पत्तियां झड़ रही है, यानी पुराना सिस्टम जो रेशियल सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम है, वो अब खत्म हो रहा है। तो आ क्या रहा है बदले में, एक नई सरकार आ रही है, एक फ्रेश गवर्नमेंट आ रही है। तो अगर पुराना पत्ता झड़ गया और नए पत्ते आ गए तो वो कौन सा सीजन है, ऑटम। यहाँ पे पुरानी गवर्नमेंट हट गई और एक नई फ्रेश गवर्नमेंट आ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑटम वर्ड यूज किया गया है कि 10 में जो था एक ऑटम डे था। ऑन द पोडियम, और वो जो बोल रहे हैं कि नेल्सन मंडेला, उस दिन मैं अपनी डॉटर के साथ गया था जिसका नाम है जिनानी। सो ऑन द पोडियम जो डायस होता है जिसपे बात करते हैं, सबसे पहले गए मिस्टर डी क्लर्क, जो थे फर्स्ट वन, उन्होंने पहले शपथ ली, जो थे हमारे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। आपको पता होगा इसी हायरार्कल ऑर्डर में जाते हैं। पहले जो छोटी पोस्ट होती है वो जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट जाते हैं। तो जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क, वो सबसे पहले शपथ लेने गए। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट गए जिनका नाम था थाबो नबेकी। उन्होंने फिर स्वॉन किया, स्वॉन मीन्स उन्होंने फिर शपथ ली। उसके बाद इट वाज माय टर्न, उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आई। एंड आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सभी लोग प्लेज लेते हैं कि मैं जो है इस संविधान को रिस्पेक्ट करूंगा, ओबे करूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। कि मैं क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू आया हूँ, तो लोग क्या बोलते हैं, यही डिवोट, यही प्लेज करते हैं कि मैं अपने आप को पूरा समर्पित करूंगा, पूरा डिवोट करूंगा फॉर द वेल बींग ऑफ रिपब्लिक, यानी अपनी कंट्री के लिए और उनके लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, सो जो सामने लोग बैठे थे और जो पूरा वर्ल्ड देख रहा था, उनको मैंने बोला, टुडे, ये जो हमें दिया हुआ है ये उनकी उस दिन की एक्चुअल स्पीच है। टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्ड द ग्लोरी एंड द होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। इसीलिए तो ऑटम बोला गया था, कि उन्होंने बोला कि आपकी प्रेजेंस से, हमारी प्रेजेंस से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्लोरी दे रहे हैं और होप दे रहे हैं, किसको, न्यू बॉर्न लिबर्टी को, ऐसी लिबर्टी को, ऐसी आजादी को जो अभी अभी पैदा हुई है, क्योंकि इससे पहले तो हम कैप्टिवेटेड थे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आपको बताना है कि एपार्थीट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला गया है। सी, डिजास्टर किसको बोलते हैं हम, एक ऐसी चीज जिसका इम्पैक्ट जो होता है, जिसका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तभी वो डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। सो इस एपार्थीट का जो डिस्ट्रक्शन था वो बहुत ह्यूज लेवल पे था, तो इसको डिजास्टर बोला गया है। जनरल डिजास्टर्स हमेशा जो होते हैं वो गॉड नेचर के दिए हुए होते हैं, नेचर डिजास्टर्स देता है। लेकिन ये एक ऐसा डिजास्टर है, एपार्थीट ऐसा डिजास्टर है जो ह्यूमन ने बनाया, ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, तो इसको ह्यूमन डिजास्टर बोला गया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये सबसे यूनिक है, डिफरेंट है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया वाइट्स ने, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर बना दिया जिसने लोगों की लाइफ खराब कर दी। दैट लास्टेड टू लॉन्ग। लास्टेड टू लॉन्ग इसलिए बोला है क्योंकि 300 साल कम नहीं होते हैं, वो सालों से ये चीज कर रहे थे। मस्ट बी born a society of which all humanities will be proud। सो ऐसे डिजास्टर के बाद तो एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी इंसानियत को प्राउड फील हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग, यहाँ पे वी कौन है, यहाँ पे वी का मतलब है ब्लैक्स। कि हम लोग जो बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, थोड़े दिन पहले आउटलॉज थे, लॉज से बाहर निकाले गए थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल।
सो वो जो हम ब्लैक्स को अभी थोड़े दिन पहले भी हम आउटलॉस थे, आज हमें ऐसा प्रिविलेज मिला है, आज हमें ऐसा सौभाग्य मिला है कि आज हम यहाँ आए 140 से भी ज़्यादा नेशंस को होस्ट कर रहे हैं अपनी ही मिट्टी पे, यानी साउथ अफ्रीका पे। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। सो जितने भी इंटरनेशनल डिग्निटरीज आए हैं, गेस्ट आए हैं, मैं उनको थैंक करता हूँ। यहाँ पे वी है, वी मतलब पूरा साउथ अफ्रीका थैंक करता है कि वो जो है अपना टाइम लेके यहाँ पे आए, विद द पीपल ऑफ आर कंट्री हमसे इंटरेक्ट करे ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। और वो बोलते हैं क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारी विक्ट्री नहीं है, ये एक कॉमन विक्ट्री है, ये कॉमन जीत है, सबकी जीत है। किसकी जीत है? जस्टिस की जीत है, न्याय की जीत है, पीस के लिए जीत है, शांति के लिए जीत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिग्निटी की जीत है। तो ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है, ये इन जनरल इंसानियत की ही जीत है। We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation means होता है political आज़ादी। Finally हमें political आज़ादी मिल गई है। We pledge ourselves to liberate all the people. So आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम हर किसी को लिबरेट करेंगे, यानी हर किसी को फ्री करेंगे। और ये खाली अपार्थीड के लिए नहीं था, ये चाहे वो गरीबी हो, पॉवर्टी हो, डेप्रिवेशन हो, दबाया जा रहा हो, सफरिंग्स हो, जेंडर बायसनेस हो, कोई भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो, आज हम ये प्रण लेते हैं, आज हम ये प्लेज करते हैं कि हम आगे से सभी लोगों को फ्रीडम दिलवाएंगे, सभी को फ्री करवाएंगे। और यही वो लाइन है जो स्टार्टिंग में आपको दी हुई थी, जो उस दिन अपने भाषण में उन्होंने बोला था, नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा कि मेरी इस ब्यूटिफुल लैंड पे, मेरे इस ब्यूटिफुल धरती पे, यानी साउथ अफ्रीका में दोबारा कोई किसी को ऑप्रेस नहीं कर पाएगा। The sun shall never set on so glorious on human achievement। यानी सन जो है इतना ब्यूटीफुली कभी सेट नहीं करेगा, किसके लिए? इस ह्यूमन अचीवमेंट के लिए जो आज हमने अचीव किया है। लेट्स फ्रीडम रीन। तो राज वो किसका चलवा रहे हैं कि किसका राज चलने दो? आजादी का राज चलने दो। और गॉड ब्लेस अफ्रीका कह के उनका जो स्पीच है वो खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स सी, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें इस चैप्टर के बेस पे आ भी रहे हैं कि नहीं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई थी? एमपी थिएटर में हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया? आपको सर्च करना होगा कि उस सैंडस्टोन से, यानी आपको कोई ऐसी बिल्डिंग बतानी है इंडिया में जो सैंडस्टोन से बनी हो। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे? आप कैसे बोल सकते हो 10th May एक ऑटम डे? मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपको आता है क्योंकि उस दिन क्या हुआ है, पुरानी रेशियल गवर्नमेंट गिर गई है, खत्म हो गई है, और न्यू बॉर्न, नई नई लिबर्टी यानी लिबरेटेड गवर्नमेंट का जन्म हुआ है। एट द ब्लेसिंग ऑफ हिज स्पीच, जब उन्होंने बिगनिंग करी अपनी स्पीच की, मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। सो आपको बताना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे बोला है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एपार्थीट को बोला है, और फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि एपार्थीट को क्यों बोला है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज के लिए थैंक किया? कि वो जो है अपने कंट्री से यहाँ इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को सेलिब्रेट करने आए हैं, उसको देखने आए हैं। What ideals does he set out for the future of साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने क्या आइडियल सेट किया? उन्होंने ये आइडियल सेट करा कि हम हर किसी तरीके से, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, अभी तक तो ये पार्टी था, आगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, हम हर किसी को लिबरेट करेंगे, और इस लैंड पे, इस धरती पे दोबारा कोई किसी को ऑप्रेस नहीं कर पाएगा। A few moments later we lifted our eyes। थोड़ी ही देर बाद हमने अपनी आईज ऊपर उठा के देखा तो साउथ अफ्रीकन जेट का एक बहुत ब्यूटीफुल सा एरे आ रहा था। आपको पता होगा कि आपके यहाँ भी जब जब इंडिपेंडेंस डे भी होता है तो एयरफोर्स जो है वो अपना बड़ा सुंदर डिस्प्ले करके दिखाता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर बहुत अच्छा शो चल रहा होता है। सो वो ऊपर देखते हैं तो अफ्रीकन जेट एक बहुत ब्यूटीफुल स्पेक्टैकुलर एरे में आ रहा होता है, जिसमें जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, जो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हैं।
एज आई टोल्ड यू, एक ड्रिल होती है, एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, यानी वो जो दिखा रहे थे, वो जो ड्रिल दिखा रहे थे, वो सिर्फ प्रिसिशन या एक्यूरेसी नहीं दिखा रहे थे, मिलिट्री फोर्स के बारे में नहीं दिखा रहे थे। वो ये दिखा रहे थे कि आज के बाद हमारी जो मिलिट्री है वो इस डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स लॉयल रहेगी। वो नई सरकार के टुवर्ड्स अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, नई गवर्नमेंट के टुवर्ड्स अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे, जो कैसे बनी है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी है। Only moments before, the highest generals of South Africa Defence Force and Police, their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their royal loyalty. ऐसा ही होता है, चाहे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। सो जो चीफ जनरल होते हैं डिफेंस के, एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, वो क्या आते हैं, वो आके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करते हैं। सो यही उन्होंने बोला, जो हाईएस्ट जनरल्स थे डिफेंस के, पुलिस के, फोर्स के, उन्होंने जिनकी चेस्ट जो है वो पूरी की पूरी रिबन्स और मेडल से भरी हुई थी, उन्होंने आके मुझे सल्यूट करा और प्लेज किया कि वो मेरे टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे। बट मंडेला यहाँ बोलते हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, लेकिन मैं जो है अनअवेयर नहीं हूँ, मुझे ये फैक्ट पता है कि कुछ ही साल पहले यही लोग, यही हाईएस्ट जनरल्स मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे थे, अरेस्टेड मी। क्या कर रहे होते, अरेस्टेड मी। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं बनता, अगर ये गवर्नमेंट हमारी नहीं होती, तो आज जो चीफ जनरल्स मुझे सल्यूट कर रहे हैं, ये मुझे सल्यूट करने की जगह मुझे अरेस्ट कर रहे होते। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट आया, उन्होंने स्मोक छोड़ा, स्मोक से एक पैटर्न बनाया जिसमें ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू, गोल्ड था, जो क्या था, अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का नया झंडा, न्यू फ्लैग। उन्होंने वो ऊपर जो है बाय एयर ही जो है वो अपने स्मोक से वो फ्लैग बना के दिखाया। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ। अब मेरे लिए दिन को कैसे सिंबलाइज करा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा। कैसे सिंबलाइज करा गया कि उस दिन दो नेशनल एंथम्स, उनके लिए दो नेशनल एंथम्स प्ले किए गए थे। एक तो ऑफ कोर्स वाइट्स का जो हमेशा से चलता आ रहा था 300 साल से, लेकिन इस बार ब्लैक्स का भी नेशनल एंथम चलाया गया। सो द विजन ऑफ वाइट जो सिंग कर रहे थे वो थे नकोसी सेकेल अफ्रीका, और ब्लैक सिंग कर रहे थे डाई स्टेम, जो पुराना, जो रिपब्लिक से भी पहले पुराना, बहुत 300-400 साल पुराने, यही वाला नेशनल एंथम चलता था, विच वॉज डाई स्टेम। ऑल दो, क्योंकि ये बात 300-400 साल पुरानी हो गई है, तो अब जो है लोगों को उसके लिरिक्स भी नहीं पता थे। देखिए, हम नेशनल एंथम रोज गाते हैं, हमें नेशनल एंथम के लिरिक्स याद नहीं करने पड़ते, हमें हो गए हैं। लेकिन आज हमें कोई और गाना अगर गवाने लग जाए तो हमें उसके लिरिक्स नहीं आते होंगे। सो व्हाइट्स का सुप्रीमेसी इतने सालों से चल रहा है कि व्हाइट वाला नेशनल एंथम तो सबको आता था, लेकिन ब्लैक्स वाला नेशनल एंथम किसी को नहीं आता था। फिर भी वो ये बोलते हैं सून, और वो क्या बोलते हैं, मंडेला सर बोलते हैं कि सून अब उनको वो बाय हार्ट याद होने वाला है। बाय हार्ट क्यों याद होने वाला है, क्योंकि आगे से वही नेशनल एंथम प्ले होगा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के डे में आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं भावुक हो गया, किससे, सेंस ऑफ हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्यों भावुक हो गए, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का ही मतलब है 900 से 19 से 1999। अब यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट डेकेड जो थी यानी 1910 जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डेकेड में क्या हुई थी, एंग्लो बोर वॉर हुई थी। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से, मतलब जब मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से वाइट स्किन के जो लोग हैं, उन्होंने डिफरेंस ला दिया था। क्या डिफरेंस, उन्होंने एक सिस्टम शुरू कर दिया जिसको बोलते हैं रेशियल डोमिनेशन, कि वाइट का राज जो है वो ज्यादा होगा और डार्क स्किन के लोगों का राज नहीं होगा। दिस स्ट्रक्चर क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, और वो जो स्ट्रक्चर वो बना के चले गए ना, वो दुनिया का सबसे हार्शेस्ट, सबसे बिना इंसानियत वाली सोसाइटी थी जो आज तक वर्ल्ड ने देखी होगी, यानी इससे बुरी सोसाइटी लोगों ने नहीं देखी होगी। अब हम आ गए हैं सीधा किसमें, द लास्ट डेकेड, यानी अब हम आ गए हैं 19
90s में। यहाँ हुई थी एंग्लो बोर वॉर और अब वो सीधी बात कर रहा है 1990s की। माई ओन 8 decade एज अ मैन। सो नेल्सन मंडेला भी यहाँ पे कितने साल के हैं? 80। द सिस्टम हैड ओवरटर्न फॉरएवर, और अब मैंने सिस्टम ओवरटर्न कर दिया है, फॉरएवर के लिए पलट दिया है। अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है जहां लोगों के राइट्स को और लोगों के फ्रीडम्स को जगह दी जाएगी, नो मैटर उनका कलर कुछ भी हो। दैट डे हैड बिकम, बट वो ये बोलता है कि ये जो दिन है, दैट हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। कि सिर्फ मेरे से नहीं, ये जो दिन आया है ये पॉसिबल ही क्यों हुआ है? क्योंकि ना जाने हजारों लोगों ने क्या करी है, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। वो लोग जिनकी सफरिंग और करेज कैन नेवर बी काउंटेड, कि कभी उनकी सफरिंग और करेज को गिना नहीं जा सकता और उसको रीपे भी नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे दैट आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैज गॉन बिफोर मी। कि मैं तो सिर्फ क्या हूं ना, उनका सम हूं। कि ये जो लोग चले गए, मैं तो सिर्फ उनका एक जोड़ मिला के यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मेरा टोटल क्या है? सिर्फ ये है। ये जो हिस्ट्री है ना, यही मेरा सब कुछ है। मैं तो सिर्फ वहां आके टोटल, जैसे आपने क्या किया, आपने मान लीजिए आपकी मैथ्स की ही बात करते हैं, चलिए आपने 4 + 8 किया है, क्या आया? 12। ये तो सिर्फ सम है ना। इन दोनों के बिना सम बन जाता? इनमें से कोई भी वैल्यू हटा दो, सम हट जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ना, ये जो नेल्सन मंडेला है, मैं तो सिर्फ टोटल हूँ। मेरे पीछे जो पेट्रियट्स रहे हैं, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, वो ही मेन है। दैट लॉन्ग नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वो जो लंबी लाइन थी वो खत्म हुई और दोबारा मेरे साथ शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द था। किस बात का? दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर पा रहा था। एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट। और वो ये लोग नहीं देख पाए कि जो उन्होंने शुरू किया, जो आजादी की वॉर उन्होंने शुरू की, उसका रिजल्ट क्या आया? कि एक्चुअली हम लोग आजाद हो गए। सी, ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे हम भगत सिंह को दिखाना चाहें कि भगत सिंह, आप देखिए कि आपने जो लड़ाई लड़ी थी, आज इंडिया जो है 1947 में आजाद हो गया। सो 1947 की आजादी का जो आप क्रेडिट देते हो, किसी एक को दे ही नहीं सकते। उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो मर गए। तो वो उन्हीं के लिए बोल रहा है कि काश मैं उन्हें ये दिखा सकता कि जो जंग उन्होंने शुरू की थी उसका रिजल्ट क्या आया, कि हम आजाद हो गए। और वो बोल रहा है मैं उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पा रहा हूँ। The policy of apartheid created a deep lasted wound in my country. So ये जो apartheid policy चलाई थी ना इन्होंने, उसने एक deep wound दिया है, एक बहुत गहरी चोट दी है मुझे और मेरे लोगों को। All of us will spend many years if not generations, हमें बहुत सालों लगेंगे इस चोट से बाहर आने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन ये जो इन्होंने ब्रुटैलिटी करी, उसका सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी गिनवा रहे हैं हम। कैसा पॉजिटिव इफेक्ट? कि उन्हीं की वजह से, उस ऑपरेशन की वजह से, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलर्स, चीफ लिथुलिस, यूसुफ डडूज, ब्राम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोबुक्वर्स, ये सारे जो इतने बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, men of such extraordinary personalities born हुए, ये चारों, ये छह के छह के नाम दिए हुए हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जितना डीप आपका ऑपरेशन होगा, जितना आप डीप दबाएंगे, उतनी ही बड़ी हाइट के, उतने ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, उतने ही महान महान योद्धा के हमें क्या मिलेंगे? लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इतने ब्रूटल ना होते, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इतना अत्याचार ना करती और सिर्फ अपना बिजनेस करती, तो भगत सिंह जैसे योद्धा नहीं पैदा होते, रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा नहीं पैदा होते। सो उनके कहने का मतलब है कि जब बहुत ब्रुटैलिटी करते हैं, बहुत क्रुएलिटी करते हैं, तब ऐसे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज निकलते हैं। करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट विल नेवर बी नोन। इन लोगों ने जो बहादुरी दिखाई है, इन लोगों ने जो बुद्धिमता दिखाई है, इन लोगों ने जो जेनरोसिटी दिखाई है, वो दोबारा कहीं नहीं दिखेगी।
इसीलिए वो बोलता है फॉर परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतनी गहराई से ब्रूटैलिटी और ऑपरेशन होगा तभी इतने बड़ी हाइट के यानी इतने बड़े बड़े योद्धा कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखेंगे। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल, साउथ अफ्रीका मिनरल से भरा हुआ है, जेम्स से भी भरा हुआ है। बीनीथ द सॉइल मीन्स इस मिट्टी के नीचे दुनिया भर के मिनरल्स हैं, दुनिया भर के जेम्स हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं बट आई हैव नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ, मेरी जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, यहाँ के लोग, दैट इज पीपल, जो कि फाइनर हैं, ट्रूअर हैं, इतने फाइन है, इतने ट्रू हैं कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा ट्रू हैं, उससे भी ज्यादा सच्चे हैं, उससे भी ज्यादा फाइन है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन्हीं लड़ाइयों में, इन्हीं स्ट्रगल से मैंने, नेल्सन मंडेला ने सीखा कि करेज का मतलब क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and giving their life for an idea. सिर्फ एक आइडिया के लिए, एक आजादी का आइडिया ही तो होता है ना, उसी के लिए वो बोल रहे हैं मैंने ना जाने कितने आदमियों को, कितनी औरतों को अपनी लाइफ ही रिस्क करते देख लिया है। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, कि उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, आपने देखा ना, लाठी चार्ज होते हैं, अटैक्स होते हैं, टॉर्चर हो रहा है, लेकिन वो टूटते ही नहीं है, वो लोग टूटते ही नहीं है। शोइंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ऐसी रेजिलियंस दिखाते हैं, ऐसी एबिलिटी दिखाते हैं उसको झेलने की, ऐसी स्ट्रेंथ दिखाते हैं जो इमेजिनेशंस की भी परे है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इंसान इतना टॉर्चर कैसे झेल सकता है, और वो उस टॉर्चर में वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बोलते हैं कि मेरे को पता चला कि करेज का मतलब जो है वो डर ना होना नहीं होता। ये नहीं है कि किसी में बहादुर वही है जिसके अंदर डर नहीं है, बहादुर वो है जिसके अंदर डर तो है, लेकिन उस वो डर डर को ट्रायम्फ करता है, यानी उस डर से जीत जाता है। अ ब्रेव मैन इज नॉट हु डजंट फील अफ्रेड, एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता। अगर आप ह्यूमन हो तो आपको डर तो 100% लगेगा, लेकिन बहादुर वो होते हैं जो इस डर को कॉन्कर कर लेते हैं, जो इस डर से जीत जाते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग वन पर्सन अनदर पर्सन, कोई आदमी किसी को हेट करके पैदा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और या बैकग्राउंड, या तो कलर की वजह से, या बैकग्राउंड, या रिलीजन, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ले लीजिए। कोई भी इंसान कभी भी हेट करता हुआ पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उनको सिखाया जाता है हेट। सो इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर आप उन्हें सिखा ही रहे हो इतना कि हेट कैसे करना है, तो उन्हें रादर क्या सिखाओ, दे कैन बी टॉट टू लव। जब सिखाना ही है, हेट भी तो खुद नहीं आया, सिखा ही रहे हो, तो जब सिखाना ही है तो उन्हें लव करना सिखाइए, क्योंकि लव तो नेचुरली आ जाता है। लव एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान में शुरू से, बच बचपन से होती है। आप कभी नोटिस करिए, जब बच्चा पैदा होता है, ऑल्दो उसको अपनी मदर की आइडेंटिटी नहीं पता होता, लेकिन सिर्फ शायद फीड करने की वजह से, चेहरा देखने की वजह से उसको अपनी मदर से प्यार होता है, राइट। वो अपनी मदर की गोदी में सेफ फील करता है। उसको जब भी रोना आता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो अपनी मदर के पास जाता है। आप उसकी मदर को कुछ कहिए, वो रोने लग जाता है। सो वो ये बोल रहे हैं कि लव तो नेचुरली आता है हमारे अंदर, वो उसको सिखाना तो और भी आसान है, उसको सिर्फ प्रमोट ही तो करना है। हेट हमारे अंदर होती नहीं है, हमें स्पेशली सिखाई जाती है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन माई प्रिजन, जब मेरा प्रिजन में, जेल में सबसे बुरा टाइम चल रहा था, when my comrades and I, जो मेरे साथ के थे, and मैं, we were pushed to our limits, जितनी हमारी बर्दाश्त थी ना, हमें वहां तक ले जाया जाता था। I would see a glimmer of humanity, फिर भी मुझे वहां पे ना इंसानियत दिखी जाती थी वहां के गार्ड में। जबकि ये गार्ड कौन सा था, ये गार्ड किसको बिलोंग कर रहा था, वाइट्स को। फिर भी उस गार्ड में हमें इंसानियत दिख जाती थी, चाहे एक सेकंड के लिए ही। या तो वो वीक हो जाता होगा, या वो कमजोर पड़ जाता होगा, या वो इंसानियत दिखाता होगा। तो वो कह रहे कि जब मेरा सबसे बुरा टाइम भी चल रहा था, तब भी मैंने उस गार्ड के अंदर इंसानियत देखी। सो उससे मुझे इतना गारंटी तो मिल गया कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई होती है ना, वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक ज्योति की तरह होती है, जिसको छुपा तो सकते हो, यानी वो गुडनेस थोड़े टाइम के लिए छुप तो सकती है, लेकिन वो बुझ नहीं सकती।
कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान क्रूअल भी हो गया है, तो इसका मतलब उसके अंदर की इंसानियत मरी नहीं है। आप चाहो तो उसके अंदर की इंसानियत को वापस ला सकते हो। सो लेट्स सी ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना चैप्टर रीड करने के बाद। व्हाट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू? मिलिट्री जर्नल्स क्या करते हैं? मिलिट्री जर्नल्स उनको सल्यूट करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज? एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि उन्होंने बोला है कुछ ही साल पहले ये मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, रादर मुझे अरेस्ट कर रहे होते। और ये चेंज क्यों हुआ है? चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि अब ब्लैक्स की गवर्नमेंट है। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Why were two national anthem sung? दो नेशनल एंथम क्यों संग हुए थे? देखिए, अगर ब्लैक की गवर्नमेंट बनी थी तो नेल्सन मंडेला ब्लैक्स का एंथम भी तो चला सकते थे। दो क्यों चलाए? दो इसी को दिखाने के लिए कि नई गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी पे काम करती है, इक्वल पे काम करती है, वो किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब? उन्होंने जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको कैसे डिस्क्राइब किया? फर्स्ट डेकेड में कैसा था और सेकंड डेकेड में कैसा था? सो फर्स्ट डेकेड जब 1910 में एंग्लो बोर वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे वाइट्स ने जो है वाइट सुप्रीमेसी ने क्या किया था, एक सिस्टम डाल दिया था। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। वेयर एज जब लास्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यानी लास्ट डेकेड की बात करें, 1990s की बात करें, जब खुद नेल्सन मंडेला भी 80 साल के हैं, तब वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से ओवरटर्न हो गया, यानी पलट गया है। अब सिस्टम कौन सा आ गया? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? करेज से क्या मतलब है मंडेला का? करेज से मतलब है, करेज डजंट मीन्स एब्सेंस ऑफ फियर। अगर किसी के अंदर फियर नहीं है, उसको करेज नहीं बोलते। करेज उसे बोलते हैं कि आपके पास फियर है, आपके पास फियर है, बस आपको उसको क्या करना है? ट्रायम्फ करना है, यानी ओवरकम करना है। ओवरकम करना है मतलब आपको उससे उस पे विजय प्राप्त करनी है। नेक्स्ट वो बोलते हैं दैट इन लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, कि लाइफ में एवरी मैन, हर आदमी की दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ, उसके बच्चों के टुवर्ड्स, यानी ओवरऑल फैमिली के टुवर्ड्स। वन ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू द पीपल। सो एक ऑब्लिगेशन, नंबर वन ऑब्लिगेशन किसके टुवर्ड्स हुई? फैमिली के। नंबर टू ऑब्लिगेशन किसके टुवर्ड्स हुई? दैट इज कंट्री, अपने लोगों के टुवर्ड्स, अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स, अपनी कंट्री के टुवर्ड्स। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में, एक नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी में, हर आदमी दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है। बट ही इज सेइंग बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की कंट्री में हो और ऊपर से आप ब्लैक्स में पैदा हुए हो, यानी अगर आप मेरे बर्थ में पैदा हुए हो, यानी ब्लैक्स में पैदा हुए हो, इट इज इम्पॉसिबल। आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप दोनों ऑब्लिगेशंस पूरी कर ही नहीं सकते। एक तो कर सकते हो, कौन सी कर सकते हो? ये वाली कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन सी नहीं कर सकते हो? कंट्री के टुवर्ड्स नहीं कर सकते हो। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर, अगर मेरे कलर का कोई पैदा हुआ है एंड ही अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, और अगर उसने अटेम्प्ट किया कि वो इंसानों की तरह रह ले, नॉर्मल इंसानों की तरह, तो उसको पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, अकेला किया जाता था। साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर किसी ने, ब्लैक ने कोशिश करी अपने लोगों के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी को पूरा करने की, सो ही वाज रिप्ड, यानी उसको खींच के, जैसे रिप्ड का मतलब ऐसे फाड़ना होता है, उसको खींच के घिसाड़ के अपनी फैमिली से दूर ले जाया जाता है, घर से दूर ले जाया जाता है और उनको दूर रखा जाता है। A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning chose to place my people above my family. मुझे भी शुरू में अपनी फैमिली से ऊपर अपनी कंट्री को रखने का कोई शौक नहीं था। वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि शुरू से मैं बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर नहीं था, मुझे मेरी फैमिली से ऊपर किसी और को रखने का शौक नहीं था। बन इट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई कंट्री, आई फाउंड, जब मैंने अपनी लोगों को सर्व करना शुरू करा, तब मुझे पता चला कि ओ, मैं तो अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे वो एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, ये ऑब्लिगेशन भी फुलफिल नहीं करने देंगे, वो तो मुझे अपने घर वालों से भी दूर कर रहे हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू फ्री, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में 2 बार आ चुका है,
कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू फ्री, जहाँ पे ये पूछा गया था कि उसका जो हंगर है, उसका जो फ्रीडम का जो डिमांड है, वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ, और इस पूरे पैराग्राफ में आपको वो टाइमिंग्स बताई गई है। सो ही इज सेइंग कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर फ्री होने की भूख नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं पैदा ही फ्री हुआ था। अब कैसे पैदा फ्री हुआ था? क्योंकि बच्चे की डिमांड क्या होती है बताइए? उसने बोला है आई वाज फ्री टू रन इन द फील्ड, मुझे फील्ड में भागना अलाउड था, राइट? कौन सी फील्ड? मेरे घर की माँ की हट के पास। मुझे स्विम करना अलाउड था, राइट? कौन सी? उस क्लियर स्ट्रीम में, उस क्लियर धारा में जो मेरे विलेज से बहती थी। आई वाज रोस्ट फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज मीन्स मील्स, मुझे मील्स रोस्ट करना, तारों के नीचे बैठ के मील रोस्ट करना अलाउड था, राइट? और मुझे वो जो बुल्स होते हैं, जो स्लो चलते हुए बैल होते हैं, उस पे राइड करना भी अलाउड था। बस मुझे एक ही काम करना था, आई हैड टू ओबे माय पेरेंट्स, माय फादर। मुझे मेरे पापा की बातें माननी थी और मुझे सब काम करना अलाउड था। तो जब छोटे बच्चे को जो चाहिए उसको सब कुछ अलाउड था, तो उनको फ्रीडम की जरूरत ही नहीं थी। ही सेइंग मुझे फील्ड में दौड़ना था, अलाउड था, स्विमिंग करना था, अलाउड था, बैलों पे वो करना था, राइड करना था, अलाउड था। सो सब कुछ तो मुझे अलाउड था, तो मुझे कभी फ्रीडम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे सिर्फ क्या करना था? अपने ट्राइब की बातें माननी थी, अपने पापा की बात माननी थी, वो तो आसान था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंसानों के रूल से, ना भगवान के रूल से। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। बाद में मुझे पता चला कि ये जो मेरे को बॉयहुड फ्रीडम मिला था, वो तो एक छलावा था। When I discovered as a young man, जब मेरे को young man जब मैं बना, my freedom has already been taken। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला, oh shit, मेरी freedom तो already मुझसे ली जा चुकी है। Then I began to hunger for it। सबसे पहले फिर तब मेरे अंदर धीरे धीरे फ्रीडम आने लगी। ये क्वेश्चन आपका पूरा आया था। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? स्टूडेंट की। तो सबसे पहले हमने उसके चाइल्डहुड की बात करी, जहाँ पे उसने बोला मुझे फ्रीडम की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे सब कुछ अलाउड था। धीरे धीरे फ्रीडम की जरूरत पड़ी। सबसे पहली स्टेज पे क्या था? स्टूडेंट। स्टूडेंट के भी टाइम पे उन्हें देश के लिए आजादी नहीं चाहिए थी। आजादी किसके लिए चाहिए थी? फॉर माई सेल्फ। कैसे? कौन सी आजादी? टू स्टे आउट एट नाइट, मुझे रात को बाहर जाने दिया जाए। रीड वॉट आई प्लीज, वो सब पढ़ूं जो मेरा मन करे। गो वेर एवर आई चूज, जहां मेरा जाने का मन हो मुझे अलाउ किया जाए। लेटर, और जब मैं यंग मैन बना, अभी तीसरी स्टेज क्या आई? यंग मैन। सो जब स्टूडेंट थे तब उन्हें क्या चाहिए थी? मुझे घूमना अलाउड करा जाए, जहां मैं जाना चाहूँ मुझे जाने दिया जाए, जो मैं पढ़ना चाहूँ मुझे पढ़ने दिया जाए, रात को मुझे बाहर जाने दिया जाए। तो अभी भी फ्रीडम किससे रिलेटेड थी? खुद से रिलेटेड। जब वो यंग मैन बने तो और फ्रीडम चाहिए थी उन्हें, पर अब उनकी फ्रीडम चेंज हो गई। अभी फ्रीडम क्या थी? उनकी फ्रीडम थी कि कीपिंग माई अर्निंग्स, भाई जो मेरी अर्निंग है वो मुझे रखने दी जाए। ऑफ मैरिंग, जो मेरा जिससे मन है उससे मुझे शादी करनी दी जाए, उससे फैमिली बनाने दी जाए। सो द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। तो ये जो फ्रीडम है अभी भी पूरी की पूरी किससे रिलेटेड है? हिमसेल्फ। पूरी की पूरी कहानी वो खुद के बेस पे बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। बट देन आई स्लोली सॉ, तब मुझे पता चला धीरे धीरे बड़े होते होते कि द ओनली वॉज आई वॉज नॉट ओनली फ्री। मैं अकेला नहीं था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स वर नॉट फ्री। सो मैं अकेला नहीं था, मेरे भाई और मेरे बहन। यहाँ पे मेरे भाई और मेरे बहन भी कौन है भाई? यहाँ पे मेरे भाई मेरे बहन भी ब्लैक्स है। कि मुझे भी, मैं तो फ्री नहीं था लेकिन मेरे भाई बहन भी फ्रेंड फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। सिर्फ मेरी ही फ्रीडम कर्टेल मीन्स मेरी ही फ्रीडम को कम नहीं किया गया है, लेकिन सभी की फ्रीडम को कम किया गया। ऑल दोज हु लुक लाइक आई डिड, ऐसे लोग जो मेरी तरह दिखते थे, यानी ब्लैक्स। दैट इज व्हेन, तब उन्होंने जाके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। सो जब आपको ये क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम का मतलब उनकी लाइफ में कैसे चेंज हुआ, तो आपको चाइल्डहुड, स्टूडेंट, यंग मैन, तीनों बताना होता है। सो फाइनली तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और तभी उनके अंदर जो हंगर है वो बहुत बढ़ गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect। So ये जो फ्रीडम थी वो ये थी कि मैं और मेरे लोगों को, यानी ब्लैक्स को,
हमें खुददारी के साथ और फ्रीडम के साथ रहने दिया जाए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, और उसी के बाद मैं, एक डरा हुआ यंग मैन जो पहले हुआ करता था, अचानक से वो डरा हुआ इंसान किस में कन्वर्ट हो गया? फ्राइटेंड इंसान क्या बन गया? बोल्ड। एक लॉ अबाइडिंग, इट लॉ अबाइडिंग मीन्स रूल्स को मानने वाला, डायरेक्टली क्या बन गया? क्रिमिनल। यहाँ पे क्रिमिनल का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी को मारा, यहाँ पे क्रिमिनल का मतलब है रूल्स ना मानने वाला, उसको उस सरकार की रूल्स माननी ही नहीं थे। अ फैमिली लविंग मैन, जो अभी तक एक फैमिली लविंग मैन था, जो फैमिली के साथ रहता था, वो अचानक से कैसा आदमी बन गया था? अ मैन विदाउट होम, एक ऐसा आदमी जिसका कोई घर बार ही नहीं है। क्योंकि जो लोग फ्रीडम की लड़ाई लड़ते हैं, जो लोग रेबेल करते हैं, जो लोग इसके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट बात करते हैं, उनको अपने परिवार को छोड़ना ही पड़ता है। फैमिली को के साथ रहते रहते ये सब चीजें नहीं होती, अपनी लाइफ को रिस्क में रखना पड़ता है, तो अल्टीमेटली अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could even enjoy the poor and limited freedom I was allowed to. So वो बोल रहे हैं कि मैं इतनी सी जो गरीबों वाली जो फ्रीडम दी थी ना मुझे, मतलब उन्होंने थोड़ी फ्रीडम्स तो दी थी, कुछ तो दी थी, तो मुझे वो जो पुअर फ्रीडम, जो जरा सी फ्रीडम मिल रही थी, जो मुझे दी गई थी लिमिटेड फ्रीडम, मुझे वो भी इंजॉय नहीं करनी थी। क्यों नहीं इंजॉय करनी थी? क्योंकि उन्हें पूरे अधिकार से, पूरा फ्रीडम, पूरा लिविंग स्टैंडर्ड, पूरा डिग्निटी के साथ, अपनी इज्जत के साथ रहना था। उन्हें वो जो भीख में मिल रही फ्रीडम थी, उसके साथ उनको एडजस्ट नहीं करना था। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे पता था कि मेरे लोग फ्री नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि फ्रीडम जो है वो अनडिविजिबल है, यानी आप फ्रीडम को बांट नहीं सकते कि कहीं ज्यादा कहीं कम। फ्रीडम बंटने वाली चीज नहीं है, फ्रीडम सबके लिए बराबर है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। अगर आपने ये जो चेन्स है, जो आपने पाबंदी की चेन डाली हुई है, अगर वो एक आदमी पे भी डाली हुई है, तो वो सब पे डाली हुई है। मान लीजिए कि मुझे फ्रीडम मिली हुई है, मेरे फ्रेंड को फ्रीडम नहीं मिली हुई है ब्लैक्स में, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे वो फ्रीडम एंजॉय नहीं करनी थी, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं दी हुई, इसका मतलब आपने ब्लैक्स को नहीं दी हुई। तो जो चेन आप किसी पे भी डालो, मेरे लोगों में से किसी पे भी डालो, मुझ पे मत डालो, किसी पे भी डालोगे वो हम सब पे डलेगी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। सो जब आपने सब पे चेन डाली है, तो वो चेन्स किस पे डली है? मुझ पे भी डली है। सो व्हाट ही इज सेइंग कि अगर आप एक भी ब्लैक के साथ ऑपरेशन कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको राइट्स नहीं दे रहे हो, एक को भी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप पूरी कम्युनिटी को नहीं दे रहे हो, और पूरी कम्युनिटी को नहीं दे रहे हो तो उसी कम्युनिटी का पार्ट मैं हूं, यानी मुझे भी नहीं दे रहे हो। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑपरेसर को लिबरेट करना है। ऑपरेस्ड को तो करना ही है। अब ऑपरेस्ड क्या होता है? ऑपरेस्ड वो आदमी है जो दब रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, और ये ऑपरेसर है जो दबा रहा है। मान लीजिए ये ऑपरेसर है। जैसे हमारे टाइम पे अगर हम बात करें, हमारी इंडिपेंडेंस की बात करें, सो हमारे ऑपरेसर कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऑप्रेस्ड कौन थे? इंडियंस, जो दब रहे थे। सो ये बोल रहे हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं कि किसको फ्री करवाना है? इनको फ्री करवाना है। इनको क्यों फ्री करवाना है? क्योंकि यही तो बेचारे दब रहे हैं। लेकिन मंडेला ये कहते हैं कि इनको तो फ्री करवाना ही है, ऑप्रेस्ड को तो फ्री करवाना है, ऑप्रेसर को भी फ्री करवाना है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो आदमी, ये जो लोग हैं जो हमें दबा रहे हैं, दे आर अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ये तो खुद बेचारे जेल में हैं, खुद बेचारे कैदी हैं। किस चीज के कैदी हैं? हेट्रेड के कैदी हैं। दैट मीन्स हेट्रेड इनको सिखाई गई है, पढ़ाई गई है। इन बेचारों का तो खुद का दिमाग नहीं चलता, ये तो खुद क्या है? हेट्रेड के प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं हेट्रेड के। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. So ये जो कैदी है, तो कैदी यानी जेल के अंदर है। तो ये जिस जेल के अंदर है, ये जेल कौन सी है? ये जेल है नैरो माइंडेडनेस, छोटी सोच की, और प्रेजुडाइज की, यानी डिसीजंस जो आप जजमेंट करते हो आप किसी के कलर पे, कास्ट पे, क्रीड पे, रिलीजन पे, वो प्रेजुडाइज होता है। कि ये तो बेचारे खुद ऐसी जेल में बंद है जो नैरो माइंडेडनेस की है और प्रेजुडाइज की है। यानी वो इन ऑपरेसर को भी ना विक्टिम बोल रहे हैं। ऑपरेस तो विक्टिम है ही, ये इनको भी विक्टिम बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये भी बेचारे विक्टिम हैं, इनको भी तो बेचारों को नफरत ही नफरत सिखा रखी है, तो नफरत की कैद में बंद है।
इन्हें तो सिर्फ छोटी सोच सिखाई जाती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, कि मैं अगर खुद किसी की फ्रीडम लेने पे आया, यानी मैं अगर किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ तो मैं पक्का खुद भी फ्री नहीं हूँ। तो जैसे ये लोग किसी की फ्रीडम ले रहे हैं तो ये भी फ्री नहीं है। द oppressor and oppressed alike are robbed of their humanity। सो ये जो दोनों है ना, ये दोनों की ही रॉबरी हुई है। दोनों से ही क्या चीज छीन ली गई है? इंसानियत। ऑप्रेस्ड से कैसे छीन ली गई है? सी, ऑप्रेस से तो ऐसे छीनी गई है क्योंकि इस बेचारे को आप राइट नहीं दे रहे, उसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो उससे तो आपने उसकी इंसानियत वैसे छीन ली। लेकिन जो कर रहा है, जो सारा मिसबिहेवियर कर रहा है, जो सारा अत्याचार कर रहा है, उससे कैसे छीनी? उससे आपने ऐसे छीनी कि आपने उसके मन में सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी, लव, ये सब क्या कर दिया है? छीन लिया है। इनफैक्ट उसके अंदर क्या भर दिया है? हेटरेड। वो क्या हो गया है? इनसेंसिटिव। वो क्या हो गया है? ब्रूटल। तभी तो वो बिना सोचे समझे किसी पे इतना अत्याचार कर देता है। सो वो ये बोलते हैं कि ऑप्रेसर नहीं, ऑप्रेस्ड नहीं, ऑप्रेसर, यानी दोनों ही पीड़ित है। अब बोलते हैं ना कि झूठ बोलने वाला और झूठ का साथ देने वाला दोनों गिल्टी होते हैं। सिमिलरली वो बोल रहे हैं कि जो पिस रहा है, जिसको आप मार रहे हैं, जिसको आप पीट रहे हैं, जिसको आप ऑप्रेस कर रहे हैं, जिसके रूल्स छीन ले, वो तो पीड़ित है। लेकिन जो कर रहा है वो भी पीड़ित है, लेकिन वो किससे पीड़ित है? वो अपनी हेटरेट से पीड़ित है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नेल्सन मंडेला। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, लाइक द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।